नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने जो युद्ध छेड़ा, उसमें किस तरह से झूठ का सहारा लिया गया वह तो दुनिया ने देखा ही, लेकिन आज की तारीख में ट्रंप कितनी घिनौनी और विकृत मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि ईरान के जहाजों को डुबोकर बहुत आनंद मिलता है, और साथ ही साथ यह भी बता रहे हैं कि उन्होंने झूठ कहा तो क्या हुआ, बात बनानी उनकी आदत है। झूठ पर आधारित यह युद्ध बर्बर रूप में हमारे सामने आ रहा है। एक तरफ हमें दिखाई दे रहा है कि तेहरान को जला दिया, जिस तरह से वहां धू धू करके आग लग रही है उस तरफ, दूसरी तरफ यह तस्वीर हमारे सामने है कि ईरान के हमले इजराइल पर हो रहे हैं, जिस पे खबरें बहुत कम है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रबीर पुरकायस। यह है हाइफा रिफाइनरी का तस्वीर, जहां पर आग दिख रही है। तो लग रहा है कि हाइफा रिफाइनरी पर अटैक ईरान ने किया है, और वो कुछ हद तक तो सफल है। उसका चक्षु प्रमाण है जी, जो उसका प्रमाण है। यहाँ पे इजराइल पर जो हमले हैं उसको लेकर खबरें बहुत कम हैं, क्योंकि इजराइल ने बिल्कुल इमरजेंसी लगा रखी है, सेंसरशिप कर रखी है कि कोई भी अगर खबर देता है तो उसे 5 साल की जेल हो जाएगी। इसलिए हमने यह विजुअल यहाँ अपने दर्शकों के लिए दिया है। पर हकीकत तो है कि सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं से तस्वीरें तो आ रही हैं। तो ये खबर जितना भी छुपाने का कोशिश करे, आज के तारीख पे छुप नहीं सकता। ना ईरान छुपा सकता है, ना इजराइल छुपा सकता है, ना अमेरिका छुपा सकता है। जी, और जो सबसे बड़ी तस्वीर और जिस पर चर्चा इस समय सोशल मीडिया और बाकी अखबारों में है, चैनलों में है, वह खुद ट्रंप अपने मुंह से किस तरह से बता रहे हैं कि उन्होंने जहाज गिरा दिए और एंजॉयमेंट कितना मिला। साथ ही साथ बड़े झूठ जो उन्होंने कहे थे, खास तौर से ईरान के बच्चियों के स्कूल पर जो हमला था उसे लेकर जिस तरह से उन्होंने झूठ कहा। उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने उन्हें घेरा, उन्होंने बहुत आराम से कहा, ठीक है मैं तो बातें बना रहा था, लेकिन हमला हुआ तो क्या हुआ। और अब ये अनाउंस कर रहे हैं कि बस, आपको क्या लगता है प्रवीर इस समय, क्योंकि ट्रंप ये अनाउंस कर रहे हैं कि अब वह जीतने के कगार पर पहुंच गए हैं, किसी समय भी अमेरिका अपनी विक्ट्री इजराइल के साथ अनाउंस कर सकता है। आप कैसे देखते हैं इस परिदृश्य को? देखिए, जब जंग चलता है ना, तब तो ये दोनों तरफ से कहा जाता हम जीत गए हैं, वो हार गए हैं। तो इससे कोई बड़ी बात या निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते हैं। जंग का जो कहाँ क्या हो रहा है उसको अगर तस्वीर देखें तो एक चीज़ जो अखबारों में नहीं आ रहा है कि तेल सिर्फ जो समुद्र से जो निकलता है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ जिसे कहते हैं, सिर्फ वो नहीं बंद हो गया है, उसके साथ साथ जो अमेरिका की जो बेसिस थी वेस्ट एशिया में, उस पर क्या क्या ईरान ने हमले किए, कैसे कैसे वहाँ पर ख़तरनाक तरीके से जो मिसाइल्स थे उनको कैसे नाकाम किया, उसकी तस्वीरें हम अभी देखेंगे। जी। तो ये चीज़ें हैं। तो दोनों तरफ से हवाई हमले हुए हैं। हमें ईरान का विध्वस्त होने की तस्वीर है, पर उधर क्या हो रहा है उसका तस्वीर नहीं है। इस पर अहमियत जो है वो सिर्फ इजराइल के बात नहीं है। अटैक तो ईरान के ऊपर अमेरिका कर रहा है इस वक्त, अमेरिका भी कर रहा है इस वक्त। उसमें उनके बेसिस है, अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं, जो सैन्य अड्डे जो है खाड़ी के देशों में, तो उन देशों में जो अड्डे हैं, उनके सैनिक अड्डे हैं, वहाँ पर मिसाइल रखा गया है। सिर्फ वो एक बात है। दूसरी बात है उनके हवाई जहाज़ें हैं, दूसरी बात है। पर सबसे अहम बात वहाँ पर है उनकी मिसाइल बैटरीज जो है, और उनकी थर्ड सिस्टम जो कहते हैं, जो चेक करता है कहाँ से कौन मिसाइल आ रहा है, और उसको बैटरी उनकी जो है उससे उसको गिराया जाता है। तो वो बहुत अहमियत रखता है। तो वो एक मिनट, इसको ये अगर आप देखें, इस बैटरीज का मूल जो बैटरी है, जो कहेंगे उसका केंद्र बिंदु कह सकते, वो जॉर्डन में है। उसके साथ साथ इन जगहों पे इनका क्या कहेंगे छुट भैया है, जो मिसाइल दागते हैं। ये देख के कि हमें खबर मिली है कि ईरान से मिसाइल आ रहा है, ईरान काफ़ी दूर पे है, मान लीजिए इजराइल पे आएगा, तो यहाँ से मिसाइल आएगा यहाँ तक। अगर यहाँ से मान लीजिए कहीं से अब मिसाइल दागते हैं, तो ये इजराइल तक आने के लिए इसको पहले से ट्रैजेक्टरी यहाँ के जो जॉर्डन में जो है
ये सब यहाँ पर ये उनकी क्या कहेंगे बेसिस है, यहाँ से वो वॉच करते हैं मिसाइल की ट्रैजेक्टरी क्या है, किस रास्ते से जा रहा है, और उसको एंटी मिसाइल दागने के लिए इजराइल को पूरी खबर रहती है। वो कहीं भी दाग सकते हैं, यहाँ पे दाग सकते हैं, यहाँ पे दाग सकते हैं। तो ईरान से आते आते उनको वक्त मिल जाता है इसको पता करने की कहाँ इसकी ट्रैजेक्टरी कहाँ से आ रही है और उसको स्पॉट करके उसको कैसे गिराए। ये जो आप दिखाए थे अभी जी, जो जॉर्डन में है, ये इसका केंद्र बिंदु है एक हिसाब से कह सकते हैं। यहाँ पर जो है ये जो रेडार है वो, और उसकी क्या कहेंगे छुट भैया रेडार दूसरे जगह पे है, पर मेन रेडार ये था जॉर्डन में, जहां से वो देखते थे कि मिसाइल कैसे आ रही है और एंटी मिसाइल। और इनका नेटवर्क जो है ना, इसको एक रेडार मत समझिए, नेटवर्क है जिसका केंद्र ये है और उसके और जो कहेंगे हाथ पैर दूसरे देशों में है। तो सबको इकट्ठा करके देखने का ये केंद्र बिंदु है जॉर्डन वाला। एक मिनट, इसको इन्होंने, ईरान ने उसको ख़त्म किया, उसका देख सकते हैं उसका क्या असर हुआ है। तो ये सबसे बड़ा क्या कहेंगे कदम उन्होंने उठाया, ईरान ने जो कदम उठाया। और भी जो है इसका कुवैत में है, बहरीन में है, कतर में है। देखिए लाइन कहाँ से है, ठीक है ना, और यूएई है, सऊदी में भी है, सऊदी में भी है। ये सब जो है ईरान से इजराइल में जाने का जो लाइन है, यहाँ से यहाँ पर भी है। तो इन जगहों पे भी बैटरीज थी, जो कि ये जॉर्डन के जो बैटरी हम कह रहे थे उससे मिल के पूरा निगरानी इस रास्ते को रखता, इस पर निगरानी रखता था, और इसके ज़रिए उनको वक्त मिल जाता था एंटी मिसाइल दागने का। अब जो हुआ है कि सिर्फ न कि इसकी मेन बैटरी को उन्होंने ख़त्म किया, जॉर्डन को ख़त्म किया, पर सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, खास तौर से कतर में बड़ा था, कुवैत में बड़ा बैटरीज थे, उनको ख़त्म किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे था। तो उनका ये कहना है कि अगर अमेरिका को आप का साथ दोगे, इस तरह से ईरान का कहना है, तो आप भी निशान में होंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर जो बैटरीज हैं जो मदद कर रही है अमेरिका की है, आपकी नहीं है। आपका प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, ये इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए है। इजराइल का जंग अगर हमारे साथ होता है, उसके साथ मिलके जो भी हम पर हमला करेगा तो हम उसको भी दोषी मानेंगे। ये इनका साफ कहना है, और इसीलिए इन्होंने इन एयरफील्ड्स को अटैक किया जहाँ जहाँ पर आपकी ये क्या कहेंगे इनकी छुट भैया बैठे हुए हैं। और उसका जो मैंने कहा जॉर्डन का सिस्टम है, थर्ड सिस्टम का, जिनकी जाल बनी हुई थी। आज की तारीख में थर्ड सिस्टम पर तगड़ा हमला ईरान बोल चुका है, और लगता है कि काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जो खबर मिल रही है, इजराइल को जो 10-15 मिनट का अवधि मिलता था मिसाइल को ट्रैक करने के लिए, नहीं मिल रहा है। और सही बात है कि ईरान मिसाइल दागना कम कर दिया है, पर जो लोग बता रहे हैं कि ड्रोन का हमला जारी है, क्योंकि ड्रोन इस नेटवर्क के ज़रिए ड्रोन को गिराना आसान था, अब ड्रोन गिराना भी आसान नहीं हो रहा है, और इसीलिए ड्रोन हमला बढ़े हैं, और वही हमले से हाइफा रिफाइनरी से लेकर दूसरे जगहों पे काफ़ी सक्सेसफुल हमला ये ईरान कर रहे हैं। तो ईरान की तस्वीर तो आ रही है हमारे पास। इन तस्वीरों ने, आपने जो जिक्र किया, इन तस्वीरें बहुत कम आ रही है, क्योंकि पूरी तरह से एक ब्लैकआउट है यूएस की तरफ से और इजराइल की तरफ से, ताकि ये खबरें ना आए। पर आज के तारीख पे सोशल मीडिया में हर चीज़ निकल जाती है। आप कितना कंट्रोल करेंगे? ये है आपका दूसरा तस्वीर, कहाँ कहाँ पर अमेरिका ने हमला बोला है, और इस पर कोई दो राय नहीं है। बड़े पैमाने पे ईरान का जो क्या कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहर के जो हालत है, काफ़ी वो ढहा दिया है। और ख़ास तौर से जो तेहरान की तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, वो तो बड़ी दिल दहलाने वाली हैं कि किस तरह से वहाँ के तेल डिपोज में आग लगा दी, और पूरे के पूरे तेहरान में, सीवर में, पाइपलाइंस में पेट्रोल जलता हुआ आ रहा है। और साथ ही साथ यह भी संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि जो तेल की बारिश हो रही है, काले तेल की बारिश हो रही है, इससे सिर्फ ईरान को ही नहीं नुकसान है, क्योंकि यह हवा से उड़कर बगल के देशों में भी जा रहा है, और हार्मुज खाड़ी पर भी इस क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। सही बात तो है कि इस इलाके में जंग अगर इस पैमाने पे होगा तो उसका असर आसपास इलाकों में पड़ेगा जी। पर
सवाल इस वक्त यह है कि ईरान इस लड़ाई को कितने दूर तक ले जा सकता है, और अमेरिका इसको कितना देर तक ले जा सकता है, इजराइल क्या कर सकता है। तो ये तीन देशों की बात है, और यहाँ पर साफ है कि ईरान इतने सारे नुकसानों को बावजूद ये जंग चलाने में अभी तक समर्थ है, और जिस तरह से अटैक्स वो कर रहे हैं तो लग रहा है कि उनका ये बुलंदी से तो वो मजबूती से तो ये कर रहे हैं कि हम बंद नहीं करेंगे हमारा हमला, आप अगर हम पर हमला करोगे हम भी करेंगे। दूसरी बात तेल जी, तेल की बात में अगर आए, हरमुज की खाड़ी की बात आती है, हमारी दिखाई दे, ये जो तो ये है तेल और हरमुज खाड़ी, क्योंकि दुनिया की निगाहें इस खाड़ी पर, और इस खाड़ी में जो 33 किलोमीटर का पूरा ये रास्ता है, खास तौर से जिस पर 22 किलोमीटर बड़े जहाज जा सकते हैं। हाँ। ऑयल टैंकरों की बात है, छोटे नैया चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टैंकर्स जाने के लिए मुख्य रास्ता यही है। और यहाँ देखिए दो चीज़ है, हम तेल की बात सिर्फ सोच रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे और क्या आता है, फर्टिलाइजर आता है, खाना भी आता है। हाँ, पर खाना तो दूसरी जगह से मिल जाएगा जनाब, फर्टिलाइजर कहाँ मिलेगा, मालूम है फर्टिलाइजर और कहाँ से मिलता है, रूस यूक्रेन से, ठीक है ना, उस इलाके से आता है, वहाँ भी युद्ध है, वहाँ पे भी युद्ध है। तो ये देखते हुए यहाँ पर हमारा जो LNG आता है वो हमारे फर्टिलाइजर प्लांट में जाता है, ठीक है ना, तो वो उसके ज़रिए हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र बनते हैं, तो वो अगर बंद हो गया तो फर्टिलाइज़र भी बंद हो जाएगा। फर्टिलाइज़र बनाना, फर्टिलाइज़र प्लांट्स भी यहाँ हैं, वो भी नहीं भेज पाएंगे। तो हमारे लिए और दूसरे देशों के लिए भी सिर्फ तेल का समस्या नहीं है, फर्टिलाइज़र का और दूसरे चीज़ों का भी है। लेकिन देखिए प्रबीर कि यहाँ पर जो हार्मुज खाड़ी बंद किया ईरान ने, उसकी वजह से ट्रंप को मजबूरी में कम से कम यह कहना पड़ा कि शॉर्ट टर्म पेन है। देखिए वहाँ का जो गोदी मीडिया है वह भी सुबह से शाम तक चला रहा है कि शॉर्ट टर्म पेन है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। तो भाई पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं तो थोड़ा सब्र कर लो। अब तो ट्रंप महोदय बहुत तेल लाने वाले हैं अमेरिका के खजाने में। हाँ, देखिए थोड़ा सा उनकी कौन क्या कह रहा है तो क्या कहता है, जंग में तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही, कुछ तो लोग कहेंगे, युद्ध में काम है दावा करना, उनका काम है कहना, ठीक है ना, वो बात छोड़ दीजिए। पर हरमुज की खाड़ी में ईरान ने धमकी दी, ईरान ने किसी जहाज पर अभी तक अटैक नहीं किया, तो इंश्योरेंस रेट इतना बढ़ गया कि तेल कंपनियां और फर्टिलाइजर जो भी और कुछ LNG कंपनियां जो है उन्होंने भेजना बंद कर दिया, जहाज़ें उनको लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसका खर्चा, इंश्योरेंस खर्चा इतना हाई है, इसके बाद तेल ले जाना खतरे से खाली नहीं है। तो इकोनॉमिक खतरा, ये नहीं कि हमारा जहाज़ डूब जाएगा, उसका तो मुआवजा बन जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा अगर आप ये करेंगे तो हम इंश्योरेंस रेट इतना होगा, वो इंश्योरेंस दे के उन जहाज़ों को इसको ले जाना पुसाता नहीं है। तो बिना एक जहाज गिराए, बिना एक जहाज में आग लगाए ईरान ने तेल का और बाकी चीज़ों की आवाजाही हार्मुज खाड़ी से रोक दी। और ये क्योंकि यहाँ पर जो पैसेज है वो 22 किलोमीटर लगभग है, तो यहाँ उसको बंद करना ईरान के लिए बाएं हाथ का खेल है जिसे कहेंगे। मिसाइल्स है और बड़े आराम से ये ऑयल टैंकर्स जो है इन पर हमला करना और उनको उस पर आग लगा देना, ये बहुत ही आसान है। हाँ, बहुत ही आसान नहीं कहूँगा, बहुत दिक्कत की बात भी नहीं है ये कहने के है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको देखते हुए ईरान के इस हरमुज के खाड़ी से गुजरना इन जहाज़ों के लिए नामुमकिन हो गया है इंश्योरेंस रेट के वजह से। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा करो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैसा देना पड़ेगा जी। अब हम बात करते हैं इस नक्शे की। ये नक्शा अपने आप में बहुत ख़ास है, बहुत डिटेल में बताता है कि आखिर अमेरिका क्यों ईरान की मिसाइल खजाने पर निगाह बनाए हुए था और वो क्यों चाहता है आज की तारीख में भी कि ईरान की जो मिसाइल हैं वो उसके आगे सरेंडर कर दें। ये जो मिसाइल की रेंज है जिससे आज की तारीख में भी ईरान इस जंग को आगे बढ़ा रहा है, उसका एक नक्शा, ब्लूप्रिंट यहाँ पे दिखाई देता है। ये है कि नॉर्थ कोरिया का रेंज इससे भी बड़ा है, ठीक है ना, वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना चुका है। तो एक इतना बड़ा देश नहीं होने की ज़रूरत है मिसाइल बनाने के लिए। और हमने जो देखा है
कि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर आपके पास अगर है तो बॉम्ब भी बना सकते हैं। नॉर्थ कोरिया जो दिखाया है, ईरान ने उस रास्ते पे नहीं गए। अभी भी उनका ये कहना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ये उनका हमारा फतवा है। खमेनी साहब की फतवा था कि एटम बॉम्ब बनाना हमारे प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं, हम नहीं प्रायोरिटी बनाएंगे, नहीं, हम बनाएंगे उस पर फतवा था कि हराम है, हराम है। तो बनाना हम नहीं बना सकते। तो इसके फतवा इसीलिए दिया जाता है कि बाहर है ये, ठीक है ना, तो वो बाहर है, अभी भी है, और लगता नहीं कि उसमें ईरान कोई अभी भी कोई बदलाव किया है जी। पर इनका इसके साथ साथ उन्होंने जो किया है, बम नहीं बनाए, उन्होंने जो किया है कि ये मिसाइल्स उन्होंने तैयार की, बम के जगह पे उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट किया है, इसीलिए कि हम बना सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम बना सकते हैं, ये उन्होंने जारी कर दिया है। पर उसके साथ साथ देखना पड़ेगा, याद रहना चाहिए लोगों को, क्योंकि हम भूत की बात भी कर रहे हैं, ईरान पूरी तरह से अपना पूरा यूरेनियम सिस्टम को ओपन किया था इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए। अब देखिए, सर्टिफिकेट दीजिए, देखते रहिए। उससे विड्रॉ किया था किसने? अमेरिका ने। अमेरिका का कौन प्रेसिडेंट है? यही ट्रंप का पहला फर्स्ट प्रेसिडेंसी 2016 में जब वो बन गया है, 16 से 20 में थे। 2018 में 18 में उन्होंने वॉकआउट कर लिया था इस एग्रीमेंट से, और इसके वजह से अब कह रहे हैं कि देखो कहाँ चला गया ईरान। सही है, ईरान आगे बढ़ा, आपने ही तो विड्रॉ किया था उससे। पर ये जो मिसाइल्स जो है इस वक्त, इसीलिए बॉम्ब की खेल नहीं है, मिसाइल्स की खेल है। इस पे इनकी पूरा लिस्ट है, कहाँ से कौन मिसाइल जा सकता, कितना दूर जा सकता है, और साफ है कि बड़े रेंज की मिसाइल्स भी उनके पास 300 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक, 2500 किलोमीटर तक की है। और इस वक्त तो खेल में जो है, जो मिसाइल्स खेल में है, उसका तो रेंज लगभग इस रेंज में उनका खेल है। तो ये जितने हैं, हालांकि बड़े मिसाइल भी दाग सकते हैं, इसमें छोटे मिसाइल भी दाग सकते हैं। इस खेल में साफ है कि उनका जो रेंज है, उस रेंज में इजराइल तक का उसका रेंज है, आसानी से वहाँ तक जा सकते हैं। और उनका जो मेन कहना है कि अमेरिका बेसिस से अगर हमारे ऊपर हमला होगा, या हमारा इस जंग में अगर वो एंटी मिसाइल दाग के हमारे मिसाइल को गिराएंगे, तो हम आपके इसको मानेंगे कि ये हमारे निशाने में होगा। ये हमारे निशाने में होगा, तो हम इस पर वार कर सकते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट ने बिल्कुल क्लियर इस बात को कह दिया कि हम अपने पड़ोसियों पे तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक वो अपनी जमीन से हमारे खिलाफ युद्ध नहीं छिड़वाएंगे, और वो भी वहां तक सीमित रखेंगे जहां से हमारे ऊपर वार की जा रही है। हकीकत भी है, कुछ जगहों पे जो कह सकते सिविलियन इलाके में भी मिसाइल दागे गए हैं। दो वजह है, एक तो है कि अमेरिका सोल्जर्स जो है बहुत बेस में नहीं रहते, काफ़ी शहर में रहते हैं, तो एक्चुअली वो भी उनकी अमेरिकी अड्डे की तरह देखा जा सकता है। तो मैं इस पे नहीं आ रहा हूँ कितना उन्होंने सिविलियंस पे दागा है, नहीं दागा है, पर इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिकी मिसाइल बेसिस जो थे उस पर काफ़ी भारी पैमाने पे अटैक्स ईरान किए जा रहे हैं। मैं एक जिक्र कर देती हूँ, वो भी दर्शक देखेंगे कि ईरान और तुर्की दोनों का कहना है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो इजराइल जिसके लिए बदनाम है दुनिया भर में, कि वो दूसरे के नाम पर युद्ध करता है। तो यहाँ पे इन दोनों देशों का कहना है कि कई जो सिविलियन अड्डों पर हुआ है, खासतौर से सऊदी की जो तेल रिफाइनरी पर हमला था, वो ईरान ने कहा कि हमने हमला नहीं किया था। और अर्दोगान ने तो कल जो बयान जारी किया है कि भाई भाई को लड़ाना चाहता है यहूदीवाद, इसका विरोध होना चाहिए। तो वो सारे भी दृश्य चल रहे हैं। एक है कि तस्वीर साफ नहीं है, कौन कहाँ हमला कर रहा है, युद्ध में पता चलना भी मुश्किल है। हर देश जो है वो सच बोलेगा, युधिष्ठिर की संतान होंगे, ये मान के नहीं चलना चाहिए। तो युद्ध में जिसको कहते हैं फॉग ऑफ वॉर इस वक्त है, तो कौन क्या कर रहा है, तक बोल रहा है, क्या हो रहा है, पूरी तरह से मालूम नहीं है। मोटे मोटे रूप से हम देख सकते हैं जंग में कौन क्या कर रहा है, पर कौन कहाँ कैसे क्या कर दिया पूरी तरह से हमें बताना मुश्किल है। तो एक तरफ ट्रंप हैं जो बौखलाए हुए हैं कि ईरान ने खामेनी की परंपरा और उसके नाम को आगे रखा है, उनके बेटे को ही सुप्रीम लीडर नियुक्त किया है। इससे भी बौखलाहट बहुत तगड़ी है। हाँ, अब सवाल यह है कि इनकी भी तस्वीर जो हम देख रहे हैं, इसकी भी देखिए,
फादर, मदर, बहन, वाइफ, बेटे, जी बेटी भी मेरे ख्याल से, जी तो मौत के शिकार हुए। आज नहीं, पहले से भी मिसाइल दागे गए, पर हम जानते हैं कि इनकी इतने सारे बहुत करीब के लोगों को अमेरिका ने पहले ही इजराइल जो में मारा स्ट्राइक है। किया था उसमें। जी तो इसीलिए उसका एक मार्टर का, जिसे कहते हैं ना, शहादत का एक हेलो भी होता है। शहादत का। हाँ, शहादत का एक हेलो भी होता है, वो भी इनके पास इस वक्त है। और लगता है वो भी इजराइल के इस अटैक के जवाब में, अमेरिका के इस अटैक में ईरान भी एक कंटिन्यूटी अपना बता रहा वो है। कह रहा है कि तुम रिजीम चेंज चाहते थे, हम रिजीम चेंज भी नहीं करेंगे और नाम भी नहीं बदलेंगे। खामेनेई पहले थे, खामेनेई का बेटा अब है। हाँ, उनकी भी जो तस्वीर है वो भी एक लर्नेड, पढ़े लिखे, बहुत व्यक्ति की अच्छा है, हाँ। जानने वाले इस्लामिक ट्रेडिशन में, और ख़ास तौर से ये तो ईरान में इसकी काफ़ी क्या कहेंगे, उच्च स्थान है इसका। तो वो उसको देखते हुए भी वो फिट आते हैं, पर इसमें कोई दो राय नहीं है। खामेनी को आपने मारा था, हमने उसको बेटे के आगे लाया है, और ये लोग कहते हैं वो खामेनी सीनियर से भी ज़्यादा हार्ड लाइनर है, कहते हैं। पर पता नहीं कौन क्या है, बाद ही में पता लेकिन चलेगा। फिलहाल एक जवाब के तौर पर उन्होंने यह ये शख्स हैं, किया क्योंकि खामेनेई बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके बेटे ईरान की बागडोर संभालें। इसके बारे में उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था। लेकिन शायद जो नई कंडीशंस हैं, तो ईरान जवाब देना चाहता है अमेरिका को। उस जवाब के तौर पे ये चेहरा हमारे सामने है। इधर एक और जो तस्वीर है जिसमें ट्रंप आज फंस गए, जिस तरह से बातचीत चल रही थी, वो टोमाहॉक मिसाइल को लेकर, क्योंकि शुरू में ये तस्वीर आ रही थी कि ये इजराइल ने हमला किया, फिर खुद अमरीकी अखबारों ने इन्वेस्टिगेट करके बताया कि नहीं, यह मिसाइल जो अमरीकी मिसाइल है उसने 2 बार, एक नहीं 2 बार इन बच्चियों के स्कूल, जिसमें 165 बच्चियां मारी गईं, वहां पर हमला किया था। और ये तस्वीरें भी इस समय जारी हुई हैं, जिससे इस मिसाइल के चीज़ें मिलती हैं कि ये मेड इन यूएसए है। देखिए, दुनिया को तो खैर साफ ही था कि टोमाहॉक मिसाइल अमेरिका इजराइल ने दागा है। इजराइल के पास भी है, अमेरिका तो खैर है ही, तो उन्होंने दागा है, उनकी मिसाइल ही स्कूल को हिट किया है। ये भी साफ है कि ये स्कूल एक नेवल बेस के बहुत बगल में था। एक ज़माने में एक ही बाउंड्री में था, करीब 15-20 साल पहले। तो बाउंड्री अलग हो गया, स्कूल हो गया, ये सब हो चुका है। और ये हो नहीं सकता कि अमेरिका के पास ये इस तरह से मैप नहीं डिटेल्स था। ना हो जी। तो कुछ लोग कहते हैं एआई की है प्रॉब्लम, एआई से सब कुछ कर रहे हैं वो, और एआई तो पुराना मैप देखा होगा, नया मैप नहीं देखा होगा। ये भी फॉग ऑफ वॉर है, कौन कैसे हुआ ये मालूम नहीं है, पर इसमें कोई दो राय नहीं। और इस जंग की अगर इतिहास देखेंगे तो सबसे दर्दनाक किस्सा जो है, तस्वीर जो है, स्कूल की है। 160 के ऊपर बच्चियां मरे, और सिर्फ मरे ही नहीं, जो कहते हैं डबल टैप, एक बार मिसाइल दागे, इसके बाद लोग सेव करने आते हैं, भीड़ इकट्ठा होता है दोबारा। ये अमेरिका का पुराना परंपरा है, अफगानिस्तान से रेगुलरली यही करते थे। तो उनकी तो मटेरियल क्या कहेंगे, मिलिट्री डॉक्ट्रिन में है डबल टैप करने की। तो ये चीज़ स्कूल के बच्चों के साथ भी हुआ है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि जो अमेरिका के थिंक टैंक्स हैं और यहूदीवाद के बहुत प्रवक्ता हैं, वो तो पब्लिक में आके बोलते सुनाई दिए कि भाई ये बच्चियां तो निशाने पे होनी चाहिए थी, नहीं तो बुरके में ही ज़िंदगी ख़त्म करती। तो इस तरह के भी कमेंट्स ट्रंप के सपोर्टर्स बोल रहे हैं। उनको छोड़िए, पर सवाल ये है कि पहला कहते हैं कि नहीं हमारा मिसाइल नहीं है, ईरान अपने मिसाइल है, उनका मिसाइल बड़ा इनएक्यूरेट है, वही गिरा होगा, ये भी ट्रंप साहब ने कहा था। तो अब जो है उन्होंने मान लिया है करीब करीब, क्योंकि 2 बड़े वो जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, तो उन्होंने पूरी तस्वीर साफ कर दी कि मिसाइल की पिक्चर पब्लिश करी कि देखिए ये मिसाइल है जो हिट कर रहा है, और इस मिसाइल को देखते हुए साफ है अमेरिकी मिसाइल है। तो इसके बाद तर्क करीब करीब ख़त्म हो गया। अब ट्रंप साहब का ये कहना है, मैं तो थोड़ा सा ऐसे कहता हूँ, कहीं कर रहा था, हाँ वैसे ही कह रहा था। तो गप्पे तो मार रहे हो जब तक पकड़े नहीं जाते हो, और पकड़े जाने के बाद कहते हैं मैं ऐसे ही कह रहा था। पर सवाल ये है कि अमेरिका क्या चाहता है, नहीं चाहता है, वो साफ नहीं है। ये साफ है कि ईरान को ख़त्म करना चाहता है। आज के तारीख पे अगर ख़त्म करने के लिए पूरा ईरान
का जो दायरा है बहुत जी, बड़ा पूरा देश है। उसका जो देश बड़ा देश है। साइज है जो है बड़ा देश है, पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा है। इजराइल दूसरे अरब देशों से काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन ईरान में है जी। और इसको देखते हुए ईरान को साफ करना जो चाहते थे वो आसान नहीं है। इसके साथ साथ जंग बढ़ चुका है। आपको लेबनान में मालूम ही है कि लेबनान में भी जंग शुरू हो गया है। हिजबुल्ला अभी वह फिर वहाँ लड़ाई शुरू किया है। और इजराइल ने जिस तरह से फास्फोरस का छिड़काव किया है वहाँ की आबादी में, जो कि एक वॉर क्राइम है, आप कर नहीं सकते, लेकिन साफ साफ विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं कि इजराइल पर कोई कानून लागू नहीं होता है। वहाँ का तो प्रधानमंत्री वॉर क्रिमिनल अनाउंस्ड है। हाँ, तो ये देखते हुए उन सब बातों को वॉर क्राइम तो अमेरिका मान के चल कहते हैं कि हम करते हैं, क्या कर लोगे हमारे यहाँ, हम तो इंटरनेशनल लॉ के बाहर हैं। और इजराइल तो उनका प्रोटेक्शन में है पूरी तरह से। अगर प्रोटेक्शन में नहीं होता तो ये खत्म हो जाता, बहुत पहले ये चीज़ें खत्म हो जाती। सवाल है कि वेस्ट एशिया की जो लार्जर पिक्चर है क्या होगा, और हमारे साथ, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हमारे साथ भूलना नहीं चाहिए कि वेस्ट एशिया में हमारे कितने नागरिक है वहाँ। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज आता है कितना बड़ा हिस्सा वहाँ से आता है। अगर ये ख़त्म हुआ तो हमारे भी ऊपर बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ेगा। इंसानियत को इस वक्त छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल तो इंसान को भी पैसे के हिसाब से तोला जाता है। और मौत पे जश्न मनाया जा रहा है, ठहाके लगाए जा रहे हैं। उनको भी छोड़ दीजिए कि अमानवीयता भी हमारे कुछ दोस्त कर सकते हैं विदेश में, देश में, वो हम छोड़ देते हैं। पर आर्थिक जो इशू है कि हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट था, हम वहाँ से तेल सस्ते में खरीद सकते हैं, LNG खरीद सकते हैं, फर्टिलाइज़र का फीड स्टॉक खरीदते हैं, साथ साथ हम बेचते हैं, बड़े पैमाने पर हम बेचते हैं। अगर वहाँ का इस युद्ध से इजराइल आधा वेस्ट एशिया को ख़त्म कर देता है, हम पर भी असर पड़ेगा। हमारे नागरिक वहाँ जाके नौकरी सिर्फ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इजराइल का साथ नहीं दिए, पर कुछ हद तक तो हम पर भी आता है, इल्ज़ाम आता ही है। इल्ज़ाम इसीलिए आता है कि प्रधानमंत्री हमारा जंग के एक दिन पहले वहाँ जाके कनेसेट में भाषण दे रहे हैं, तो वो विजुअल जो है वो अच्छे नहीं है। और उस विजुअल्स को देखते हुए लोग ये भी तय करेंगे कि कहाँ से कितना सहायता लेना है, किसके से लेन देन क्या करना है, और उस पर पूरे हमारा एक बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ सकता है वो तेल का दाम का, फर्टिलाइज़र फीड स्टॉक का, और उसके साथ साथ जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज आता है। फॉरेन एक्सचेंज हमारे जो इंडिया से जो अमेरिका जाता है, लंदन जाते हैं, वो नहीं भेजते, वहाँ तो हमको पैसा देना पड़ता उनके फीस भरने के लिए। सबसे ज़्यादा खाड़ी से और इन देशों से ही आ रहा है। ईरान में भी बहुत बड़े पैमाने पे भारतीय हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हमारा आर्थिक क्या कहेंगे, कमर टूटेगी इससे। नहीं, आर्थिक जो स्टेक है वेस्ट एशिया में, लगता है कि हमारा सरकार, हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री अच्छी तरह समझते नहीं है। वो उनका रूल बुक बनाए हुए हैं, यहूदी, क्रिश्चियन, हिंदू, इस तरह से कुछ रूल बुक बनाते हैं, किसके खिलाफ है, कम्युनिस्टों की और मुसलमानों की। ये तो पुरानी बात है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के कुछ लोग थियरी देते हैं जो सरकार के साथ है। तो ये कितना इस नीति को विश्वास करते विश्वास नहीं करते अलग बात है, पर हमारा विजुअल्स इस वक्त वेस्ट एशिया का अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लगता है कि इजराइल के साथ खड़े हैं, और इजराइल और अमेरिका के साथ अगर खड़े होंगे तो लॉन्ग टर्म वेस्ट एशिया में आप चीन के लिए, रूस के लिए जगह छोड़ देंगे, वो साफ दिख रहा है इस वक्त। जी, तो हम देखते हैं कि आगे क्या किस दिशा में बढ़ता है, लेकिन फिलहाल युद्ध एक खतरनाक मोड़ पर है। जिस तरह से बमबारी है, जिस तरह से कत्लेआम है, और जिस तरह से उसको सही ठहराने का पूरा खेल चल रहा है, ये हमारे, आपके और दुनिया के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं है। शुक्रिया प्रवीण।